दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में। तो देखते हैं यहाँ पर आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डेली बेस पर चर्चा करते हैं, जो जहाँ पर आवश्यकता अनुसार इसकी या इसके सलूशन को भी देखते हैं। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और आज का टॉपिक है हमारा लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। तो देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? ए न्यायाधीश सुबोध राणा, बी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, सी न्यायाधीश बालाकृष्णन, डी न्यायाधीश एच.एस. दत्तू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई है। लोकपाल में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? किसने दिया था? ए सरकारिया आयोग ने, बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सी विधि आयोग ने, डी ठक्कर आयोग ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारत ने लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है क्या है? ए लेखपाल, बी तहसीलदार, सी राज्यपाल, डी लोकपाल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी लोकपाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सी बलवंत राय मेहता समिति, डी अशोक मेहता समिति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए प्रथम प्रशासनिक सुधार। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे? ए मोरारजी देसाई, बी के संथानम, सी चौधरी चरण सिंह, डी बाबू जगजीवन राम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ए 1967, बी 1971, सी 1968, डी 1972। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 1968।
व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर कथन तो दिए ही नहीं गए हैं, सिर्फ कोट का दिया जा रहा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ते, इसमें कुछ मिस्टेक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित है। नंबर 1 अन्ना हजारे, नंबर 2 प्रशांत जोशी, नंबर 3 संतोष हेगड़े, नंबर 4 किरण बेदी, नंबर 5 शांति भूषण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है हमको। तो हो जाएगा हमारा अन्ना हजारे और संतोष हेगड़े, और 1 3 यानी कि प्रशांत जोशी नहीं होगा। 2 जहाँ पर हो वह तो बिल्कुल कटेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 कट गया ऑप्शन। और देखते हैं किरण बेदी, तो यह भी नहीं थी। शांति भूषण, तो यह थे। तो यानी कि 1 3 5 हमारे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी ओडिशा। 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? ए राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जैसा कि पिछले ऑप्शन में अभी हमने बताया, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ए मुख्यमंत्री, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी राज्यपाल को, डी विधानसभा के अध्यक्ष को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है। ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 8 वर्ष। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है 8 वर्ष। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पदधारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया, और साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी झारखंड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री
को भी अपने दायरे में ले लिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पश्चिम बंगाल और केरल, बी गुजरात और महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, डी राजस्थान और कर्नाटक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा, पेपर के समय जब पूछा गया था तो उस समय के अनुसार देखें तो यहाँ पर यह सही था, लेकिन उसके बाद में महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में भी लोक आयुक्त अधिनियम या मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया गया था। तो यह सिर्फ पेपर के समय के लिए सही है, बाकी अब के समय से तो ये सभी हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान, कर्नाटक भी दिया गया है, महाराष्ट्र भी दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सिर्फ पेपर के समय के लिए यह सही है। देखते हैं, प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प सी उत्तर सही था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोहरा समिति डैश के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। ए पुलिस सुधार, बी वित्तीय सुधार, सी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, डी राज्यपालों की नियुक्ति। तो बोहरा समिति जो बनाई गई थी वह किसके लिए स्पेशल थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ज्ञान प्रकाश समिति, बी वोहरा समिति, सी गोस्वामी समिति, डी राजमन्नार समिति। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी वोहरा समिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। ए ढेबर आयोग, बी कालेलकर आयोग, सी खेर आयोग, डी राजमन्नार आयोग। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी राजमन्नार आयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता या करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए उद्देश्य का, नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर 3 मूल कर्तव्य। चारों अब यहाँ पर हम कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताएंगे कि यह कौन कौन से इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर उद्देश्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य यानी कि तीनों शामिल थे। तो 1, 2, 3 डी वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। डी इसका राइट आंसर है। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। ए 10 जनवरी, बी 4 अप्रैल 1949, सी 24 अक्टूबर 1945, डी 10 दिसंबर 1948। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 10 दिसंबर 1948। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ए 29, बी 28, सी 30, डी 32। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखना है
तो हो जाएगा हमारा सी 30। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 दिसंबर मनाया जाता है ए मानवाधिकार दिवस के रूप में, बी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, सी यूएन दिवस के रूप में, डी मजदूरी दिवस के रूप में। तो 10 दिसंबर जो मनाया जाता है तो वह किसके लिए स्पेशल, तो ए हो जाएगा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है ए संपत्ति के अधिकार पर, बी समानता के अधिकार पर, सी धर्म के अधिकार पर, डी मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो डी हो जाएगा हमारा मानव होने के नाते पर, मानव गरिमा पर। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्वतंत्रता और समानता, बी जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी निजता का अधिकार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी निजता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी, डी चौथी पीढ़ी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा दूसरी पीढ़ी, बी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को दिया है सभी प्रकार के सामाजिक विभेद यानी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत है, जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने के अधिकारों का उल्लेख है। हालांकि झारखंड के लोक सेवा आयोग का उत्तर विकल्प सी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 125, डी अनुच्छेद 127। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में, डी 1993 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 1993 में। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ, बी यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ, सी यह अधिनियम 23 सितंबर 1995 को प्रवृत्त हुआ, डी यह अधिनियम 28 सितंबर 1995 को प्रवृत्त हुआ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था। ए मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, बी मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, सी राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, डी उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को भारत में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु अधिनियम या अधिनियमित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? ए धारा 2, बी धारा 3, सी धारा 2H, डी धारा 2 मीटर। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी धारा 2M या मीटर। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ए नौसेना, बी राज्य के सशस्त्र बल, सी थल सेना, डी वायुसेना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी राज्य के सशस्त्र बल। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 1A के तहत सशस्त्र बल यानी कि आर्म्ड फोर्स की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, थल सेना, वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी लोकसभा में विपक्ष का नेता, डी राज्यसभा में विपक्ष का नेता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर है हमारा बी राज्यसभा का सभापति। यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसके सदस्य निम्नवत होते हैं। कौन कौन से सदस्य होंगे? नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 गृह मंत्री, नंबर 3 लोकसभा में विपक्ष के नेता, नंबर 4 राज्यसभा में विपक्ष के नेता, नंबर 5 लोकसभा अध्यक्ष। नंबर 6 राज्यसभा के उपसभापति। और इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी लोकसभा में विपक्ष का नेता, डी राज्यसभा का सभापति। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी राज्यसभा के सभापति। अगला क्वेश्चन, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, बी भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आयोग, डी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है हमको। इसमें से यहाँ पर हमको सबसे पहले
देखना है कि अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, तो यहाँ पर पहले धारित करते थे, एक गलत हो गया। यहाँ भी 5 वर्ष दिया गया है, यहाँ भी 5 वर्ष दिया गया है, यहाँ भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है। यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 3 वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य की पदावधि ग्रहण की तारीख से होती है। ए 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, बी 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, सी 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, डी 6 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। तो यह क्वेश्चन पहले था कि 5 वर्ष से 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, लेकिन अब क्या है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। देखेंगे हम इसकी व्याख्या को। दिया गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो कर दिया गया है। इसके अलावा अब अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं था। इस प्रकार कथन ए, बी, सी सही नहीं है, जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। अतः कथन डी सही है। संशोधन से पूर्व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष अवधि की तारीख या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारित करता था, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक आयु सीमा 70 वर्ष तक पद धारण करता था तथा 5 वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र भी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत हैं? ए मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति, डी पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ए राज्यपाल द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा। इन दोनों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा ए राज्यपाल द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो ए होगा हमारा मुख्यमंत्री, बी
विधानसभा का अध्यक्ष, सी गृह मंत्रालय के प्रभारी, डी राज्यपाल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? ए राज्यपाल, बी संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी राष्ट्रपति। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कुछ प्रश्न जो अब एग्जामों में नहीं पूछे उनको हमने कम कर दिया है। तो जो हमारे 45 से 40 के बीच में क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने चर्चा की, जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर हमने उसकी व्याख्या भी देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।